नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। बहुत कम समय बाकी है अब प्रीलिम्स आने में। 4 अक्टूबर को एग्जाम है और आज 12 तारीख तो हो गई, 12 सितंबर हो गई। बहुत कम समय में आपको इंडियन पॉलिटी रिवाइज कराना चाहता हूं मैं, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 50 पॉलिटी फैक्ट्स की सीरीज आज से शुरू की है। तो इस 50 पॉलिटी फैक्ट्स की सीरीज में हमारा पहला चैप्टर होगा पार्लियामेंट, बिकॉज सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। 10 मिनट से भी कम समय में एक वीडियो में आपको एक चैप्टर से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस सब कुछ भूल जाओ, इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनो। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डाउट डिस्ट्रॉयर सीरीज की, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। फैक्ट नंबर 1, प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रेसिडेंट तो लोकसभा का मेंबर है, प्रेसिडेंट तो राज्यसभा का मेंबर है। नहीं दोस्तों, प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है। और प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा या राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, जो बिल वगैरह पास हो रहे होते हैं, प्रेसिडेंट कभी भी वहां पे हिस्सा नहीं लेता, कभी भी नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर है ही नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट उसके बावजूद एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट मतलब क्या, तो आप सिर्फ लोकसभा प्लस राज्यसभा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट होता है दोस्तों। सो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है प्रेसिडेंट, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा भी नहीं लेते प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। ये आपका डाउट क्लियर कर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। फैक्ट नंबर 2 पे आते हैं। आर्टिकल्स 79 to 122 in part 5 of the constitution deals with organization, duration, composition, procedures, powers and privileges of the parliament। तो ये कॉमन नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट की ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, बाकी सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122, क्योंकि बहुत बड़ा पार्लियामेंट है भाई, तो बहुत सारे आर्टिकल्स की यहां पे जरूरत है। तो आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 में पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, डिटेल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरीके से हम बाकी सारे जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 है, आपको ये सारी चीजें याद रहती है, तो उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल है, 79 से 122। फाइन। पार्ट 5, हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड इन द ईयर 1954। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये, जो बहुत कम लोगों को पता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं बोला जाता था। उस समय लोकसभा को कहा जाता था हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा को क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो राज्यसभा को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा को बोला जाता था हाउस ऑफ द पीपल। अब इनका जो हिंदी नाम है, यानी कि जो आज हम लोकसभा राज्यसभा के नाम से जानते हैं, वो 1954 में अडॉप्ट हुआ। तो यहां पे सीखने वाली बात क्या है? यहां पे सीखने वाली बात ये है कि आपको अगर ये बोल दिया जाए ना कि भैया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय से हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, गलत हो जाएगा। उस समय से नहीं अडॉप्ट हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 से लागू हो चुका है ना, लेकिन हिंदी नेम अडॉप्ट 4 साल बाद हुआ है, 1954 में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं आपको इस YouTube चैनल में। फैक्ट नंबर 4, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250।
राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दोस्तों वो 250 है, यानी कि 250 से ज्यादा मेंबर्स राज्यसभा में नहीं होंगे। ठीक है, 250 में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि 238 ही सिर्फ स्टेट्स और यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बाकी 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं। गेटिंग द पॉइंट? आपको एक और यहां पे कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट की जा सकती है। सोचो क्या कंफ्यूजन ये हो सकती है कि आपको ये बोल दिया जाए कि भैया ये जो 250 राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अगर मान लो क्वेश्चन में ये लिखा हो, जस्ट सपोज कि क्वेश्चन में ये लिखा हो कि भाई राज्यसभा में स्टेट्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, तो आप क्या करोगे? जस्ट इमेजिन, तब आप क्या करोगे? अगर राज्यसभा में स्टेट्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है तो आप उसको गलत करके आओगे। क्यों गलत करोगे? क्योंकि स्टेट्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 238, 12 तो नॉमिनेटेड है ना, टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, लेकिन स्टेट्स और यूटीज का रिप्रेजेंटेशन उनमें से 238 ही है। याद रखना, बहुत जोर दे दे के बात कर रहा हूं इन सारी चीजों पे, क्योंकि भूलना नहीं है। फैक्ट नंबर 5, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with allocation of seats in the Rajya Sabha to the states or UTs on the basis of population। तो देखो, आपने ये एक चीज नोटिस की होगी कि भाई अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करता हूं यूपी की, तो यूपी की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं अगर आपसे मैं पूछूं तो यूपी की टोटल सीटें हैं 31। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर मैं आपसे पूछता हूं तो छत्तीसगढ़ की है सिर्फ 5। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। भाई ज्यादा जनता है उस राज्य में, तो ज्यादा जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो ज्यादा चाहिए ना। इमेजिन करो कि एक गांव में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को रूल करने के लिए 10 लोगों की जरूरत है। अब दूसरे गांव में 1000 लोग हैं, तो वहां पे 100 लोगों की जरूरत होगी ना, है कि नहीं? तो यूपी की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए यूपी में एमपी भी ज्यादा होने चाहिए। तो पॉपुलेशन के आधार पे स्टेट्स को और यूटीज को राज्यसभा में सीटें दी गई हैं, और इन सारी चीजों से डील करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल। फाइन। फैक्ट नंबर 6 पे आते हैं। मिनिमम एज फॉर क्वालिफिकेशन अलग अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां तक इस चीज में भी डाउट है, उनको लगता है कि राज्यसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन की एज है वही तो लोकसभा की होगी, दोनों अलग थोड़ी है, एक ही तो है, एक ही तो है। ऐसा नहीं है। राज्यसभा के केस में दोस्तों मिनिमम एज है 30 साल, यानी कि अगर आपकी एज 30 साल नहीं है तो आप राज्यसभा का हिस्सा नहीं बन सकते। क्लियर कट लिखा हुआ है कि द पर्सन मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन वही अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा के केस में एज आ जाती है 25, यानी कि लोकसभा के केस में अगर आपकी एज मान लो 27 साल है तो आप लोकसभा का हिस्सा बन सकते हो, आप लोकसभा का एमपी बन सकते हो, बट आप राज्यसभा का एमपी नहीं बन सकते। और अगर आपकी एज 32 ईयर्स है या 31 ईयर्स है या फिर 30 ईयर्स है तो आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आपकी एज 24 ईयर्स है तो आप ना तो लोकसभा का हिस्सा बन सकते और ना ही राज्यसभा का। ठीक है। फैक्ट नंबर 7, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी की 31 सीटें हैं राज्यसभा में, तो इन 31 एमपीज को कौन इलेक्ट करता है? आप वोट करने जाते हो क्या? मैं तो नहीं जाता, आप भी नहीं जाते, जनता वोट नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि सर फिर वोट कौन करता है? तो दोस्तों यूपी की जो विधानसभा है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि यूपी के जो एमएलए हैं वो वोट करते हैं और वो चुनते हैं इन 31 एमपीज को। सो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अब जिस तरीके से मान लो छत्तीसगढ़ का जो एग्जांपल दिया था उसमें 5 सीटें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के जो एमएलए हैं वो इलेक्ट करेंगे। सिक्किम के केस में सिक्किम के जो एमएलए हैं वो इलेक्ट करेंगे। ठीक है। फैक्ट नंबर 8, बहुत कम लोगों को ये चीज पता है कि
1988 से ऊपर अगर हम देखें 1986 में, 1987 में वोटिंग की एज 21 साल थी। आज 18 साल है ना, उस समय 21 साल थी। यानी कि अगर आपकी एज 21 साल नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते उस समय। तो ये बहुत कम लोगों को पता है ये चीजें, बहुत कम लोगों को, क्योंकि एक्चुअली हम उतना डीप में जाते ही नहीं ना। हमें लगता है यार 18 साल है वोट करने की एज, यही होगी शुरू से, हम सोचते ही नहीं कुछ और वहीं उसी चीज का फायदा उठाता है यूपीएससी। भाई यूपीएससी और क्या इसी चीज का फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए दोस्तों। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 से वोटिंग एज को 21 साल से कम करके 18 कर दिया गया, और उसके बाद से वोटिंग एज 18 ही है। तो दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली तो ये पता होनी चाहिए कि भैया वोटिंग एज पहले 21 थी, फिर 18 हुई। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐसा किया गया है। तो ये किया गया है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 से। और तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये अमेंडमेंट लागू हुआ था 1989 से। ठीक है, रिवाइज करना, इस वीडियो को बार बार देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछना। और जो पिछला वीडियो है दोस्तों जिसमें मैंने साउथ अमेरिका थ्रू मैप्स बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। फैक्ट नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि 5 साल होगा, 6 साल होगा, 4 साल होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया। तो आप सोचोगे कि लेकिन सर राज्यसभा के मेंबर्स का ऑफिस तो 6 साल का होता है, फिर ये कैसे हुआ? तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया, पार्लियामेंट ने फिक्स किया। ठीक है, पार्लियामेंट ने कानून बना के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू ये फिक्स किया कि भैया इनका टर्म ऑफ ऑफिस 6 साल होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, पार्लियामेंट ने फिक्स किया है। फैक्ट नंबर 10, आज की इस वीडियो का आखिरी फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। अमेरिकन सीनेट हैज नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखो जिस तरीके से हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिका में भी 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि उनकी लोअर हाउस है यानी कि उनकी लोकसभा, और दूसरा सीनेट यानी कि उनकी अपर हाउस यानी कि उनकी राज्यसभा। तो हमारी राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन जो अमेरिका की राज्यसभा है यानी कि अमेरिका की जो सीनेट है, उसमें कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। ओके, तो दोस्तों हम बहुत बार इंडिया और अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, हमारे सिलेबस में भी है बाकी सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया से कंपैरिजन। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में क्या कहानी है और इंडिया में क्या कहानी है। तो दोस्तों कीप लर्निंग, सब्सक्राइब जरूर करें इस YouTube चैनल को, पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।